आज ट्रांसक्रिप्शन के चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए प्रोसेसिंग। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हिंदी में प्रतिलिपि या कॉपी बनाना या कॉपी करना भी कहा जाता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि डबल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए मॉलिक्यूल से ट्रांसफ़र करी जाती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स में। और ये प्रोसेस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के द्वारा किया जाता है और इसको कैटलाइज करता है एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। ये प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल है, यानी एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में होता है, जिसमें कि आरएनए चेन का फॉर्मेशन होता है, यानी बनाई जाती है 5' से 3' डायरेक्शन के। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें 2 डायरेक्शन है, 5' से 3' और 3' से 5'। इसके बाद हम समझेंगे इंट्रोडक्शन। क्रिक ने 1958 में सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था कि जो रेप्लिकेशन है वो डीएनए का ऑटो कैटालिटिक फंक्शन है, यानी रेप्लिकेशन के द्वारा डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी डीएनए के हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन है, यानी जो आरएनए या प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो भी डीएनए के द्वारा की जाती है। इसके बाद इन्होंने सेंट्रल डोग्मा दिया। इस प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा में उन्होंने 2 स्टेप प्रोसेस बताया। इसे उन्होंने बताया कि डीएनए से पहले आरएनए बनता है, जिस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा गया बाद में, और आरएनए से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जिसको बाद में ट्रांसलेशन प्रोसेस कहा गया। इसके बाद जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है वो एक सेलेक्टिव प्रोसेस है, यानी पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, सिर्फ स्पेसिफिक जीन या स्पेसिफिक सेगमेंट होता है डीएनए का जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 2 प्रकार की है। मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसमें ये मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यूकैरियोट्स में पाई जाती है, जिसमें सिर्फ एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो एक जीन का जो आरएनए बनेगा उसको मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा जाएगा। पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रोकैरियोट्स में होती है, जिसमें आसपास प्रेजेंट एडजेसेंट जो जीन्स हैं उनके एक सेट का एक साथ ट्रांसक्रिप्शन होता है, और इसको हम कहते हैं, इस एज ए यूनिट ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जैसे कि ओप्रॉन्स होते हैं, लैक ओप्रॉन, ट्रिप ओप्रॉन, जैसे कि हमारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है वो पूरे सेल साइकिल के दौरान होता है, और इस ट्रांसक्रिप्शन का रेट इस बात पे निर्भर करता है कि सेल में प्रोटीन की क्या रिक्वायरमेंट है या नीड है। जबकि जो हमारा रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एस फेज़ में ही होता है सेल साइकिल की। जो ट्रांसक्रिप्शन है उस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा डीएनए है उसमें से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को दोबारा से आरएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखा जाता है, और इसके रिजल्ट के द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये एमआरएनए डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जो हमारा एमआरएनए है वो शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड यानी वो थोड़े समय बाद ही डिग्रेड हो जाता है, और प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ही बस वो प्रेजेंट रहता है। जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कैटेलाइज होता है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही। आरएनए की सिंथेसिस 5' से 3' के डायरेक्शन में होती है। इसकी वजह यह है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ 3' एंड पे ही न्यूक्लियोटाइड के नया न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकती है। तो जो पहला बेस पेयरिंग होती है डीएनए के साथ, जो फर्स्ट बेस अटैच होता है आरएनए का आरएनए चेन में, वो उस पॉइंट को हम कहते हैं स्टार्ट पॉइंट, उस बेस पेयरिंग को। और उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज मूव करता जाता है डीएनए टेम्पलेट के आगे, और आरएनए चेन को इलोंगेट करता जाता है जब तक कि वो टर्मिनेशन सीक्वेंस पे नहीं पहुंच जाता। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान सिर्फ डीएनए का एक ही स्ट्रैंड, जिसका कि डायरेक्शन इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा 5' से 3' के, यानी 3' से 5' जिसका डायरेक्शन होता है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड होता है, यानी एक ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए स्ट्रैंड का, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। जैसे कि 3' से 5' एंड वाले स्ट्रैंड का ही सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो उसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्योंकि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा, तो हमारा जो आरएनए सीक्वेंस होगा वो इस
टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 5' से 3' उसके जैसा ही सीक्वेंस होगा और उसके जैसे ही पोलैरिटी होगी। तो जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट हो गया 3' से 5', तो 5' से 3' डीएनए का स्ट्रैंड हो गया एंटी टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो एंटी टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस और पोलैरिटी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के जैसी होगी, सिर्फ डिफरेंस होगा यू और टी का, यानी आरएनए में यू होगा और डीएनए में टी होगा। तो इसलिए हम एंटी टेम्पलेट स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, क्योंकि उसका जो हमारा डायरेक्शन होगा और वो उसका जो सीक्वेंस होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के, तो उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटी सेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्योंकि जो आरएनए की सिंथेसिस है वो डी नोवो स्टार्ट होती है, यानी उसमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए जो पहला न्यूक्लियोटाइड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में अटैच होता है वो हमेशा ट्राइफॉस्फेट या प्यूरिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में ही होता है, यानी ट्राइफॉस्फेट्स प्रेजेंट होंगे, या तो ए होगा या जी होगा। इसके बाद जो हमारा आरएनए का जो प्रोडक्ट बनता है पहले ट्रांसक्रिप्शन से, उसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। उसको आरएनए नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की प्रोसेसिंग के बाद या तो सिंगल टाइप या मोर देन वन टाइप का एमआरएनए बनता है। ये डिपेंड करता है कि जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो सिंपल है या वो कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद हम समझेंगे कि प्रोकैरियोट्स में मैकेनिज्म क्या है ट्रांसक्रिप्शन का। सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट क्या है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। सबसे पहले तो हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट होना चाहिए। दूसरा, उसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होने चाहिए ट्राइफॉस्फेट्स फॉर्म में, जैसे जीटीपी, एटीपी, यूटीपी और सीटीपी। इसके बाद इसमें मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होने चाहिए जो कि कोफैक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। इसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट है आरएनए पॉलीमरेज, जिसको हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। इसको डिस्कवर किया था सैमुअल बी वीज और जेरार्ड हर्जविज ने 1960 में। प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप के जो आरएनएज हैं, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज से ही सिंथेसाइज होते हैं। क्योंकि हम प्रोटीन सिंथेसिस में बाद में एमआरएनए का मेजर रोल है, इसलिए हम ट्रांसक्रिप्शन को बेसिकली इसके एमआरएनए की प्रोसेसिंग और एमआरएनए की सिंथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। जो हमारा बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज है एक कॉम्प्लेक्स होलो एंजाइम है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 4,80,000। ये होलो एंजाइम बना है कोर एंजाइम और सिग्मा सब यूनिट से। जो कोर एंजाइम है उसमें 2 अल्फा की सब यूनिट्स हैं। अल्फा सब यूनिट आरपीओ ए जीन से सिंथेसाइज होती है और इसका मेजर रोल है कि ये जो कोर एंजाइम है उसकी असेंबली में फंक्शन करती है और प्रमोटर रिकॉग्निशन में भी इसका रोल है। प्रमोटर हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है बीटा सब यूनिट। ये आरपीओ बी जीन से इसका फॉर्मेशन होता है। ये जीन इसके लिए सिंथेसिस करता है। ये कैटालिटिक सेंटर है इस बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज का। बीटा डैश भी कैटालिटिक सेंटर है बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज का। इसके बाद एक जीन है ओमेगा सब यूनिट जो कि आरपीओ जेड जीन से सिंथेसाइज होती है। इसका मेजर रोल है आरएनए पॉलीमरेज की बीटा सब यूनिट की असेंबली में और उसको स्टेबल रखने में, क्योंकि ये बीटा डैश सब यूनिट और बीटा सब यूनिट कैटालिटिक सेंटर है। मेजर जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन है या कैटालिसिस है वो बीटा और बीटा डैश रीजन में होती है। ये वाले प्रोटीन्स इसका फंक्शन करते हैं। इसके बाद है हमारा सिग्मा सब यूनिट। सिग्मा सब यूनिट आरपीओ डी जीन जो है वो कोड करता है। इसका मेन रोल है प्रमोटर रिकॉग्निशन में और ट्रांसक्रिप्शन के शुरुआत करने या इनिशिएशन में। जो हमारी कोर एंजाइम है ये 5 चेन से मिलके बनी है, अल्फ़ा, अल्फ़ा, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा। ये कोर एंजाइम डीएनए के साथ नॉन स्पेसिफिकली कहीं भी बाइंड कर सकती है और ये कैटालाइज करती है चेन के जो आरएनए चेन के इलोंगेशन को। सिग्मा सब यूनिट लूजली अटैच रहती है कोर एंजाइम के साथ। ये जो कोर एंजाइम है इसके साथ, और इसका मेजर फंक्शन क्या है, ये जो रिकॉग्नाइज करती है डीएनए टेम्पलेट में स्टार्ट सिग्नल को और एंजाइम कोर एंजाइम को प्रमोटर रीजन में जाके बाइंड करवाती है। जो आरएनए पॉलीमरेज है इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, यानी इसमें 3' से 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है जो कि डीएनए पॉलीमरेज में है, क्योंकि वहाँ पे हमें जो डीएनए से डीएनए सिंथेसिस में हाईली स्पेसिफिक रहना है। लेकिन जो आरएनए के केस में क्या होता है, 10⁴ और 10⁵ जब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एवरी
इतने राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बाद एक ना एक मिस्टेक हो जाती है आरएनए पॉलीमरेज से। लेकिन क्योंकि आरएनए बहुत सारी क्वांटिटी में सिंथेसाइज होते हैं, इसका टर्नओवर ज़्यादा है प्रोटीन सिंथेसिस का, और वोबल बेस पेयरिंग होती है डीएनए, ये ट्रांसलेशन के दौरान वोबल बेस पेयरिंग होती है। इसकी वजह से ये जो हमारा मैटर है कि इतने न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बाद आरएनए के बाद मिस्टेक्स हो रही है, वो एक नॉन सीरियस मैटर हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे आरएनए बन रहे हैं और आरएनए बहुत जल्दी डिग्रेड भी हो रहे हैं। इसकी वजह से इसमें स्पेसिफिसिटी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके बाद हम समझेंगे जो प्रोकैरियोट्स के जीन का ट्रांसक्रिप्शन है वो ओपरॉन्स के फॉर्म में होता है। तो जो जिसका डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है वो एक सिंगल फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। तो इसको हम कहते हैं ओपरॉन प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स के ओपरॉन में एक प्रमोटर रीजन होता है, एक स्टार्ट कोडॉन होता है या इनिशिएशन सीक्वेंस होता है, दूसरा कोडिंग सेगमेंट होता है और टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले प्रोमोटर सीक्वेंस के बारे में समझते हैं। प्रोमोटर रीजन एक रेगुलेटरी डीएनए सेगमेंट है, यानी ये रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, और ये जो हमारे ये कोडिंग रीजन है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, इसके अपस्ट्रीम यानी ऊपर की तरफ 5' एंड की तरफ प्रेजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर रहेगा तो आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रांगली बाइंड करेगी और ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन का रेट भी ज़्यादा रहेगा। और आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करती है? इस प्रमोटर रीजन पे। ये हाईली वेरिएबल है, लेकिन इसमें 2 से 3 इंपॉर्टेंट फंक्शनल सीक्वेंसेस हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो ये -10 रीजन है, दूसरा -35 रीजन है, और ये अपस्ट्रीम रीजन है। ये इसके 3 फंक्शनल सीक्वेंसेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट फंक्शनल सीक्वेंसेस हैं। अब सबसे पहले -10 सीक्वेंस, जिसको प्रिब्नो बॉक्स भी कहा जाता है, ये 6 से 10 बेस पेयर का कंसेंसस सीक्वेंस है। इसका सीक्वेंस जनरली TAT AAT ही रहता है और इसमें वेरिएशन भी होता है। ये अपस्ट्रीम होता है इनिशिएशन साइट के। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ओरिएंटेड होती है, मतलब प्रमोटर पे यहाँ पे आके इसका बाइंडिंग स्टार्ट होती है, और ये एंजाइम को हेल्प करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हेल्प करता है कि वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए स्पेसिफिक डीएनए के स्पेसिफिक बेसिस के साथ पेयर करे। -35 रीजन जो है, ये जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है वहाँ से 35 बेसिस आगे 5' एंड की तरफ प्रेजेंट होता है। ये सिग्मा सेगमेंट जो है आरएनए पॉलीमरेज का, वो इस साइट पे आके बाइंड करता है। इसके बाद होते हैं अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। ये AT रिच रिकॉग्निशन रीजन है। ये कुछ हाईली एक्सप्रेस जीन में ही प्रेजेंट होता है, जहाँ पे जीन का ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा या प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा है, ये एलिमेंट्स वहीं प्रेजेंट होते हैं। और ये -40 से -60 बेस सीक्वेंसेस के बीच में इनकी लोकेशन होती है, यानी जो हमारा इनिशिएशन कोडॉन है उससे 40 बेस पेयर 5' की तरफ या 60 बेस पेयर 5' की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं, और हाईली एक्सप्रेस जीन में ही ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा प्रमोटर। इसके बाद हम समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार होता है। उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहले इनिशिएशन, क्योंकि केवल होलो एंजाइम ही ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कर सकती है। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर क्या करता है, कंसेंसस सीक्वेंस जो -35 है और -10 रीजन है प्रमोटर का, वहाँ उसको पहचान लेता है सिग्मा सब यूनिट, और जो कोर एंजाइम है उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, आरएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, जिसके कारण वो कंसेंसस सीक्वेंस से ही जाके बाइंड करे प्रमोटर में। अगर ये हमारा सिग्मा फैक्टर इसके होलो एंजाइम के साथ अटैच कोर एंजाइम के साथ अटैच नहीं होगा, तो कोर एंजाइम जो है वो प्रमोटर और डीएनए के किसी और सीक्वेंस में डिफरेंस नहीं कर पाएगी और कहीं भी जाके बाइंड हो जाएगी। लेकिन जब सिग्मा फैक्टर अटैच हो गया कोर एंजाइम के साथ और होलो एंजाइम बन गया, तो होलो एंजाइम जो सिग्मा फैक्टर है वो जो कोर एंजाइम है उसको क्या करेगा, प्रमोटर से जाके ही बाइंड करवाएगा। तो यहाँ हमारा प्रमोटर रीजन है, ये कोडिंग रीजन है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है। तो अब इसके बाद क्या होगा, इनिशिएशन में सबसे पहले जो हमारी आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम है वो जाके बाइंड कर जाएगी प्रमोटर रीजन पे और बनाएगी क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं आपस में बेस पेयर्ड रहेंगे
और ये जो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम है ये 70 से 80 बेस पेयर तक यहाँ पे कवर कर लेगी, जो कि स्टार्ट होता है -55 से यहाँ और +20 तक ये जाएगा। उसके बाद जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम है वो क्या करेगी, जो क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स है उसको कन्वर्ट कर देगी ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स में। ये क्या करेगी, कुछ शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस में मेल्टिंग का काम करेगी, उसको पिघला के ओपन कर देगी और हमारा जो डीएनए टेम्पलेट है वो तैयार हो जाएगा इनिशिएशन के लिए, आरएनए चेन की इनिशिएशन के लिए। जो ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स है वो अराउंड 17 बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट होता है वहाँ पे, मतलब डीएनए की अनट्विस्टिंग होती है, यानी डीएनए ओपन होता है अराउंड 17 बेस पेयर। और ये -10 जो रीजन है, ये जो हमारा प्रमोटर का -10 रीजन है ये 80 रिच रीजन है। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड रहेगा, तो ये इजीली ये ओपन हो जाएगा, तो ये ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारे पहले 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अटैच हो जाएंगे यूजिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट। हमारे फर्स्ट 2 न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो जाएंगे और एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें कि प्रेजेंट क्या होगा, डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जब ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो जो हमारे न्यूक्लियोटाइड अराउंड 9 न्यूक्लियोटाइड बेसिस को अटैच कर देगा, वहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस थोड़े समय के लिए रुक जाएगी और ये स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें कि जो हमारा आरएनए है वो 10 बेस पेयर जब फॉर्म हो जाएगी वहाँ पे हमारा अबॉर्टिव इनिशिएशन हो जाएगा। अबॉर्टिव इनिशिएशन मतलब इनिशिएशन को अबॉर्ट करो, स्टॉप करो। तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्रमोटर है इसको क्लियर कर देगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, प्रमोटर से आगे बढ़ जाएगा और सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाएगा जब हमारे अराउंड 9 न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे आरएनए के। इसके बाद आता है जब हमारा आगे बढ़ गया आरएनए पॉलीमरेज, तब हमारा स्टार्ट हो जाएगा इलोंगेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे इलोंगेशन में सिग्मा फैक्टर जो है वो अलग हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से, तो अब कोर एंजाइम जो है वो आगे बढ़ती है। और इसमें क्या होगा, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल जो हमारा फॉर्म हुआ है, यहाँ पे हमने देखा एक ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन हुआ था, ये आगे की तरफ अब बढ़ेगा। जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये डीएनए को अनवाइंड करेगा और नए डीएनए टेम्पलेट को एक्सपोज कर देगा, ठीक है। और हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कोवेलेंटली लिंक्ड होते जाएंगे 3' एंड पे आरएनए की चेन के साथ साथ, जैसे जैसे हमारा आरएनए डीएनए का हाइब्रिड बनेगा। जो हमारा आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है ओपन कॉम्प्लेक्स में, तब अराउंड 8 से 9 बेस पेयर ही ऐड होते हैं। इसके बाद हमारा हाइब्रिड ख़त्म होता जाता है और आरएनए जो है वो डीएनए से अलग होता जाता है। जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है इस प्रोसेस का वो है अराउंड 30 से 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड एट 37 डिग्री सेल्सियस। कई बुक्स में ये 40 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड भी है एट 37 डिग्री सेल्सियस। अब जो हमारा हर बार जब न्यूक्लियोटाइड एडिशन होता है ये प्रोसेस हमें देखने वाला है, इसका रिएक्शन किस प्रकार है। जैसे हमारा आरएनए चेन है, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में और Mg2+ कोफैक्टर की प्रेजेंस में यहाँ पे 2 फॉस्फेट्स बॉन्ड्स निकलेंगे, 2 फॉस्फेट्स रिलीज होंगे और आरएनए का एक न्यूक्लियोटाइड इसमें अटैच होगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, 2 बीटा और गामा फॉस्फेट जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड के जो भी न्यूक्लियोटाइड आरएनए चेन में अटैच होता है, और जो OH ग्रुप है 3' कार्बन का OH ग्रुप है, जैसे ये हमारा आरएनए में ये हमारा 5' से 3' पे यहाँ पे हमारे आरएनए में एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होना है, तो ये वाला जो हमारा 3' OH एंड होगा इसमें से OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा और ये फॉस्फेट के साथ बाइंड कर जाएगा न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट के साथ, और हमारा एक न्यूक्लियोटाइड इसमें अटैच हो जाएगा। तो इसमें क्या रिमूव होता है, बीटा और गामा फॉस्फेट रिमूव होते हैं और OH ग्रुप फ्रॉम 3' कार्बन ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन। इस चेन के एंड में जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 3' OH ग्रुप रिमूव होगा और फॉस्फेट जो है न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट अटैच होगा। इलोंगेशन के दौरान जब आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करती है डीएनए को, तो ये एक अनवाइंडिंग और रिवाइंडिंग प्रोसेस होता है, जिसमें डीएनए की पहले अनवाइंडिंग होती है फिर रिवाइंडिंग होती है। तो जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ती है तो वो आगे की तरफ
पॉजिटिव सुपर कॉइल्स को जनरेट करती है और वो पीछे की तरफ, अपने पीछे की तरफ वो नेगेटिव सुपर कॉइल्स को बनाती जाती है। तो इन सुपर कॉइल्स को रिमूव करना भी ज़रूरी है, इसलिए जो गायरेज एंजाइम है वो रिमूव करता है पॉजिटिव सुपर कॉइल्स को और नेगेटिव सुपर कॉइल्स को डेवलप करता है। और जो हमारा टोपोआइसोमरेज 1 एंजाइम है वो रिमूव करता जाता है पीछे की तरफ नेगेटिव सुपर कॉइल्स को। इसके बाद हमारा आएगा टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो प्रोकैरियोटिक जीन ट्रांसक्रिप्शन है उसका टर्मिनेशन सिग्नल करा जाता है बाय यूजिंग टर्मिनेटर्स, जिनको हम ये भी कहते हैं कि टर्मिनेटर पे पहुंच के हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टॉप हो जाता है। इस पॉइंट पे एंजाइम जो है नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना बंद कर देती है और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। टर्मिनेटर्स दो प्रकार के हैं, इंट्रिंसिक टर्मिनेटर और रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर्स। इंट्रिंसिक टर्मिनेटर में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो होते हैं जिनमें कि उल्टा सीधा एक समान, जैसे कि आप उल्टे से पढ़ोगे और सीधे से पढ़ोगे तो भी वो सेम रहेंगे। ये मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के केस में भी आपको समझाया था, आप उस वीडियो में जाके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को डिटेल में समझ सकते हैं। तो ये जो हमारे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हैं ये एक हेयर पिन स्ट्रक्चर, हेयर पिन मतलब एक पिन के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जिस पे भी हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। ये इसका लेंथ 7 से 20 बेस पेयर तक वेरी कर सकता है। जो स्टेम लूप का स्ट्रक्चर है उसमें जीसी जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और उनके बाद जीसी के बाद वहाँ पे फॉलोड होता है यू रिच रीजन से। जो टिपिकल डिस्टेंस है बिटवीन हेयर पिन और यू रिच रीजन वो है 7 to 9 बेसिस। वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे ये हमारा डीएनए है, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, अब 3' से 5' वाले रीजन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पे टर्मिनेटर सीक्वेंसेस हैं। ये देखिए ये हाई जीसी रिच रीजन है और यहाँ पे ये ए ट्री रिच रीजन है टेम्पलेट स्ट्रैंड का। तो जब हमारा इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पे सी की जगह जी ऐड हो जाएगा, जी ए की जगह सी यू ऐड हो जाएगा और जी की जगह सी ऐड हो जाएगा। जब इसका ऑपोजिट यहाँ पे है सेम, तो यहाँ सी की जगह वापस जी फिर ए जी और सी ऐड हो जाएगा। अब ये जो सीक्वेंसेस हैं क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ये आपस में यहाँ पे बाइंडिंग करके एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जो कि ये सिग्नल करेगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को कि यहाँ पे टर्मिनेशन करना है, यानी स्टॉप कर देना है ट्रांसक्रिप्शन। तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। दूसरा है हमारा रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर। इसमें एक प्रोटीन है रो प्रोटीन, उसका यूज़ होता है सेल के द्वारा। ये रो एक एटीपी डिपेंडेंट आरएनए स्टिमुलेटेड हेलिकेज है। हेलिकेज यानी डीएनए को कट करती है। तो ये क्या करती है, डीएनए और आरएनए का जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना हाइब्रिड, उसको कट कर देती है। ये क्या करती है, आरएनए के आरयूटी रूट साइट पे जाके बाइंड करती है और वहाँ से 5' से 3' की डायरेक्शन में मूव करती रहती है। और जब ये आरएनए और डीएनए का हाइब्रिड मिलता है इसको, वहीं पे ये कट कर देती है और आरएनए को डीएनए से अलग कर देती है। रूट साइड ज़्यादातर सी रेजिड्यूज रूट साइड पे ज़्यादा होते हैं और इसमें जी जो हमारा जो गुआनिसिन वाले बेसिस हैं वो कम होते हैं आरयूटी साइड पे, जहाँ पे कि हमारा ये रो प्रोटीन बाइंड करता है आरएनए में। इसके बाद यहाँ पे हमारा एंड होता है चैप्टर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स का। आज की वीडियो में आपके अगर क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी लेसन्स बाय डॉक्टर शेफाली माथुर।